वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में, जो कि बीए बीएससी बीकॉम के चौथे सेमेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिक्स सेमेस्टर लिख गया, थोड़ा सा वो मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो जो है चौथा सेमेस्टर, यानी कि जो अगर बीए के, बीकॉम के या बीएससी के आप फोर्थ सेमेस्टर में है, चौथे सेमेस्टर में है, तो आपको क्या पढ़ना है को करिकुलर कोर्स के रूप में? फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है। को करिकुलर कोर्स का मतलब होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र। तो उसी से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर आज के वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लीजिएगा। शारीरिक शिक्षा और योग से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी एजी कर रहे हो, बीएससी होम साइंस से आप एक प्रकार से पढ़ रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आखिरकार पूछे जा सकते हैं, और वो प्रश्न एक प्रकार से कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। तो बीए, बीकॉम, बीएससी सभी का एक प्रकार से चौथे सेमेस्टर में आपको ये देखने को मिलेगा, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, प्रश्न है जुम्बा से आप 1 घंटे में कितनी कैलोरी ऊर्जा खपत कर सकते हैं? मतलब जुम्बा खेल में, जुम्बा से आप 1 घंटे में कितनी कैलोरी की खपत कर सकते हैं, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। जुम्बा खेल में आप जो है एक एक मतलब 1 घंटे में कितनी कैलोरी ऊर्जा की खपत कर सकते हैं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 650 कैलोरी ऊर्जा की खपत होती है जुम्बा 1 घंटे खेलने से। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, 2 प्रकार के जुम्बा के नाम बताएं। 2 प्रकार के जुम्बा के नाम फटाफट से आप बताएंगे। तो फिटनेस टोनिंग या फिटनेस स्ट्रेचिंग, फिटनेस प्लेटस या फिर फिटनेस योगा, इसमें से एक बताएं कि 2 प्रकार के योगा कौन से हैं इनमें, बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार के जुम्बा के नाम, 2 प्रकार के जुम्बा के नाम की अगर बात की जाए तो इसमें एक होता है फिटनेस और दूसरा होता है टोनिंग। ये दोनों एक प्रकार से जुम्बा के प्रकार है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न, एक विशिष्ट जुम्बा वर्ग में क्या शामिल होता है, बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपसे, और इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताएंगे। एक विशिष्ट जुम्बा वर्ग में क्या शामिल होता है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए हैं। बिल्कुल, वार्म अप हो गया, इसके अलावा हाई कार्डियो डांस हो गया, और कूल डाउन। तो ये एक प्रकार से ये एक विशिष्ट जुम्बा वर्ग में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, लैटिन प्रेरित नृत्य फिटनेस कार्यक्रम का नाम क्या है? जो लैटिन प्रेरित नृत्य फिटनेस कार्यक्रम का क्या नाम है, जो 2001 ईस्वी में यूएस में प्रारंभ हुआ था? ट्रांस मतलब डांस ट्रांस बोलते हैं, या जुम्बा बोलते हैं, या स्टेप एरोबिक्स बोलते हैं, या जजेरी रसीज बोलते हैं? फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। लैटिन प्रेरित नृत्य फिटनेस कार्यक्रम का नाम क्या है, जो कि 2001 में यूएस में प्रारंभ हुआ था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। उसका क्या नाम है भैया? उसका नाम है जुम्बा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जुम्बा उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दुनिया भर के लगभग 125 देशों में लगभग 1,10,000 से अधिक स्थानों पर कौन सा लैटिन प्रेरित फिटनेस कार्यक्रम पेश किया जाता है? डांस फिटनेस, डांस ट्रांस, या जुम्बा, या फिर जो है जजे रसीस? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है जुम्बा इज राइट आंसर। ठीक है, जुम्बा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से कौन सा अभियान शुरू किया था? खेलो इंडिया अभियान, फिट इंडिया अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, या हम फिट तो इंडिया फिट अभियान? फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, बताएं राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनमें से कौन सा अभियान शुरू किया था? तो इनमें से कौन सा अभियान माननीय नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था 19 अगस्त 2019 को? तो उन्होंने शुरू किया था भैया क्या, उन्होंने फिट इंडिया अभियान की शुरुआत करी थी। फिट इंडिया अभियान की शुरुआत उन्होंने करी थी। ठीक है, अच्छा, इसका फिट इंडिया अभियान का शुभांकर क्या था? फिट इंडिया जो एक प्रकार से अभियान था, इसका शुभांकर क्या रखा गया था?
शुभांकर इसका था क्या भाई? इसका शुभांकर क्या था? फटाफट से आप मतलब किसने किया था शुभांकर मतलब शुभारंभ किसने किया था? इसका शुभारंभ किसने किया था? तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो इसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम कब से शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था भई बिल्कुल 14 जनवरी 2020 में शुरू किया गया था। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर एक प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फिट इंडिया अभियान की शुरुआत करी जाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन कहाँ हुआ था? बताएं। उद्घाटन कहाँ पर हुआ था भारत में फिट इंडिया अभियान का? नई दिल्ली में, लखनऊ में, रांची में या मुंबई में? फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आप देखेंगे। भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था भैया कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ था फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बताएं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में 100% आएगा, पिछली बार पूछा गया था। फिट इंडिया मूवमेंट या फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिल्पा शेट्टी, सोनू सूद, अक्षय कुमार या वरुण धवन? बताएं। तो फिट इंडिया मूवमेंट की अगर बात मतलब फिट इंडिया अभियान की अगर बात करें, फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं ये कौन है भाई? वो हैं सोनू सूद। आप लोगों ने नाम सुना होगा सोनू सूद का, ठीक है। एक्टर है सोनू सूद, ठीक है, बड़े अच्छे एक्टर हैं और उसमें विलेन का भी रोल करते हैं, बड़े भाई का भी रोल करते हैं, आपने मूवी देखी होगी। और बहुत अच्छे समाज सुधारक भी, मतलब समाज के एक प्रकार से जो है हितैषी भी माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने मदद करी है लोगों की कोरोना काल में, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति में कितने सदस्य हैं? बताएं। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएं, फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के लिए जो समिति बनाई गई थी उस समिति में कितने सदस्य हैं? उस समिति की अगर बात की तो समिति में सदस्यों की संख्या की अगर बात की जाए, उस समिति में कितने सदस्य हैं भैया? उसमें है 28 सदस्य। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फिट इंडिया मूवमेंट से ही, अभियान से ही, फिट इंडिया अभियान के प्रचार के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? बताएं। किरण रिजिजू, शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फिट इंडिया अभियान की अगर बात की जाए, फिट इंडिया अभियान के प्रचार के लिए जो गठित समिति थी उसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो उसके अध्यक्ष हैं आपके, इनका क्या नाम है? किरण रिजिजू। ऑप्शन नंबर किरण रिजिजू जी ये फिट इंडिया अभियान के प्रचार के लिए जो समिति बनाई गई थी उस समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा कथन इनमें से सत्य है? बताएं। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है भाई? देखें, 11% महिलाएं उच्च रक्तचाप से यानी हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। बिल्कुल ग्रसित है, ये बात बिल्कुल सत्य है। 15% पुरुष उच्च रक्तचाप चाप से ग्रसित है यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से। बिल्कुल ये भी सही है। फिटनेस व्यायाम उच्च रक्तचाप की स्थिति में सुधार करने में सहायता करते हैं। बिल्कुल करते हैं। यानी ये तीनों बातें जो हैं परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे उपरोक्त तो सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा योग का लाभ नहीं है? बताएं। योग करने से क्या लाभ नहीं होता? अच्छा ये बताएं, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये बताएं कि 29 अगस्त को किसका जन्म हुआ था, यानी किसकी जयंती पर इसको मनाया जाता है? किसकी जयंती पर मनाते हैं भैया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग बता रहे हैं। बिल्कुल मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर हम लोग भारतीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके ओके, क्लियर हो रही सारी चीज़ें ना? अच्छा बताइए, फिट इंडिया जो एक्टिव डे प्रोग्राम है उसको क्रियान्वयन करने के लिए मंत्रालय ने किस दिशा निर्देश जारी किया है? मतलब किस मंत्रालय के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया जाता है? तो वो मंत्रालय आपका कौन सा होता है? वो मंत्रालय आपका भैया आयुष मंत्रालय के द्वारा ये सब निर्धारित होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझ लिया। आगे बढ़ा जाए और भी चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करता हूँ। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जो आप लोगों ने समझा। देखिए बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा योग लाभ नहीं है? योग का लाभ इनमें से क्या नहीं? एकाग्रता में सुधार। तो भाई एकाग्रता में सुधार की अगर बात की जाए तो ये योग का एक लाभ जो है होता है, बिल्कुल होता है। योग के लाभ में क्या होता है? एकाग्रता में सुधार आता है। अनुशासनहीन मन का विकसित होना, ये गलत हो गया है। अनुशासनहीन मन का विकसित होना, अनुशासन
से रहित या अनुशासनहीन मन का विकसित होना गलत हो गया। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होना ये बिल्कुल ठीक है। रोग मुक्त जीवन व्यतीत करना ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि एकाग्रता में सुधार होता है योग से, सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू आपका विकसित होता है, रोग मुक्त जीवन आपका व्यतीत होने लगता है, ये बात तीनों सही हैं। जबकि अनुशासनहीन मन का विकास मतलब विकसित करना ये योग का कोई लाभ नहीं है, ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है इनमें से? स्टेपू या सात पत्थर या वीडियो गेम या छुपन छुपाई। देखिए स्टेपू की अगर बात की जाए, स्टेपू वगैरह जो हैं, स्टेपू हो गया और इसके अलावा सात पत्थर हो गया, छुपन छुपाई हो गया, ये सब खेल परंपरागत खेल है भारत में जो बच्चे वगैरह खेलते हैं। मतलब ये परंपरा चली आ रही बहुत पहले से, पुरानी मतलब स्टेपू वगैरह, छुपन छुपाई वगैरह हो गया, ठीक है। इसको जो है लुकौहर भी बोलते हैं इधर अवधि के साइड में, छुपा छुपान बोलते हैं कहीं कहीं पर, छुपन छुपाई भी बोलते हैं इसी को। यानी कि एक लोग इसमें क्या होते हैं, आंख बंद करके कहीं खड़े रहते हैं और बाकी लोग छुप जाते हैं, तो वो चोर जो होता है फिर वो ढूंढता है सबको एक एक करके, जिसको पहले ढूंढ लेता है वो एक प्रकार से चोर बनता है फिर से वो, ठीक है। मतलब जिसको ढूंढते पहले वो, ये होता है छुपन छुपाई। तो ऐसे ही तो, लेकिन वीडियो गेम की अगर बात की तो ये एक प्रकार से अभी विकसित हुआ है, जब ये आया है 2014-15 के बाद से वीडियो गेम वगैरह का विकास हुआ है। वैसे उससे पहले भी हो गया था, लेकिन जो प्रचलन में आया वो 2014 के बाद में, जब ये डाटा वाटा सबका फ्री हुआ और बड़ी बड़ी मोबाइलें चलने लगी तब आया है। तो यहाँ पर कौन सा खेल परंपरागत नहीं है? वीडियो गेम परंपरागत खेल नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत खेल नहीं है इनमें से? देखिए कबड्डी, गिल्ली, मार्बल या पोलो, इन चारों में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है? आप फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक परंपरागत खेल नहीं है इनमें से? देखिए परंपरागत खेल जो है कबड्डी, गिल्ली और मार्बल, ये तीनों एक प्रकार से परंपरागत खेल हैं। पोलो जो है परंपरागत खेल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? बताएं। पद्म श्री, पद्म वीर चक्र, अर्जुन पुरस्कार या अशोक चक्र। बताएं, प्रश्न बढ़िया है। कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? अगर आप राष्ट्रीय खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा? उसके लिए आपको दिया जाएगा अर्जुन पुरस्कार। क्या दिया जाएगा भैया? अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है बल्लम काली गोवा की एक परंपरागत नाव दौड़ है। एक खेल है बल्लम काली, तो बल्लम काली गोवा की एक परंपरागत नाव दौड़ है, ये बताएं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या गोवा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो, जो है बल्लम काली गोवा की एक परंपरागत नाव दौड़ है, ये केरल की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है प्रशिक्षकों को, स्पोर्ट्स व्यक्ति को या खेल पत्रिका को या खेल लेखक को। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य कौन थे? ये अर्जुन के गुरु थे। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को मिलता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है उनके कोचेस को मिलता है, यानी कि जो ट्रेनिंग करने वाले होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं उनको मिलता है। तो 18 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ये कोचों को मिलता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, यानी प्रशिक्षकों को। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एन पॉसेंट किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स, स्कूनर मतलब स्नूकर, शतरंज या कैरम। बताएं। एन पॉसेंट की अगर बात करें तो एन पॉसेंट जो हैं ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चेकमेट शब्दावली का संबंध किससे है? चेकमेट, चेकमेट आप सभी लोग जानते होंगे किससे संबंधित है भैया? शतरंज से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल शतरंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शतरंज से। चेकमेट कब होता है? जब राजा को एक प्रकार से चारों तरफ से आप घेर लेते हो और राजा को भागने का दांव कहीं पर नहीं मिलता है, और आप एक प्रकार से राजा को, दूसरी टीम वाला या आपके जो प्रतिद्वंदी है राजा को आपसे बोलेगा चेकमेट, यानी अब आप राजा को एक प्रकार से जुगाड़ देखिए कि कहाँ पर आपको करना है। वैसे राजा को घेर लिया था चौतरफा, तो वो होता है चेकमेट, यानी खेल खत्म शतरंज में, यानी चेस में। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा इनमें से? फटाफट से आप बताएंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका कबड्डी, ठीक है। कबड्डी खेल बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खो खो में कितने प्रतिभागी होते हैं? खो खो में कितने प्रतिभागी होते हैं भाई? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खो खो की अगर बात की तो खो खो में
कितने प्रतिभागी होते हैं? 12 प्रतिभागी इसमें होते हैं खो-खो खेल में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में खो-खो का आविष्कार जो है वो किस स्थान पर हुआ था? तो खो-खो का आविष्कार जो हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था भैया? वो हुआ था महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुआ था खो-खो का आविष्कार। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते रहें। खो-खो किस देश का प्रसिद्ध खेल है? अफ्रीका, भारत, जापान या ऑस्ट्रेलिया? तो खो-खो की अगर बात की जाए तो खो-खो किस देश का जो है एक प्रकार से बढ़िया खेल है या प्रसिद्ध खेल है? अपने भारत का ही है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? चेजर, धावक या स्थापन या इनमें से कोई नहीं? तो प्रत्येक व्यक्ति के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भैया क्या? फटाफट से आप बताएंगे। उसको बोलते हैं चेजर। ठीक है, क्या बोलते हैं? चेजर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतिम मैच में किसने विजय प्राप्त किया था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतिम मैच में किसने विजय प्राप्त किया था? दिल्ली ने, मुंबई ने, हरियाणा ने, असम ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हरियाणा के द्वारा अंतिम मैच जीता गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा ये बताएं, कबड्डी का विकास किस खेल से संबंधित मतलब खेल से हुआ है? कबड्डी का विकास किस खेल से हुआ है? कबड्डी के विकास की अगर बात की तो कबड्डी का विकास जो हुआ है वो कुश्ती से एक प्रकार से निकला हुआ है, ये बात ध्यान रखें। कबड्डी का आविष्कार कब हुआ है? कबड्डी के आविष्कार की अगर बात करें तो कबड्डी का आविष्कार हुआ है भैया कब? कबड्डी का आविष्कार जो हुआ है वो हुआ है 1938 में। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार कैसा होता है? गिल्ली डंडा में गिल्ली का आकार जो होता है कैसा होता है भैया? गिल्ली डंडा में गिल्ली का जो आकार होता है वो अंडाकार होता है, यानी कुछ इस तरीके से गिल्ली होती है। बीच में थोड़ी मोटी होती है और किनारे किनारे थोड़ा सा ऐसे इसमें ये बना होता है, ताकि जब इसको रखा जाए तो यही इसी पर डंडा मारेंगे तो गिल्ली उड़ेगी। अब फिर गिल्ली पर डंडा से फिर मारेंगे तो गिल्ली उड़ करके जाएगी, तो 40-50 जो अंक मिलना होगा, जितनी दूर जाएगी उतनी दूर एक प्रकार से वो नापने का एक एरिया फिक्स कर लेते हैं बच्चे लोग। तो वो होता है एक प्रकार से गिल्ली। ठीक है, गिल्ली डंडा भारत का एक परंपरागत खेल है, पारंपरिक खेल है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को। चले आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आ चुका है आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है प्रश्न। प्रश्न है मतलब कितने परसेंट से अधिक अमेरिकियों ने अपने जीवन में कम से कम एक बार ध्यान करने का प्रयास जरूर किया है? कितने प्रतिशत बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बताएं, कितने परसेंट से अधिक अमेरिकियों ने अपने जीवन में कम से कम एक बार ध्यान करने का जरूर प्रयास किया है? तो लगभग 14% ऐसे एक प्रकार से अमेरिकी हैं, या 14% अमेरिकियों ने लगभग जो है उन्होंने क्या किया है? इन्होंने लगभग कम से कम एक बार ध्यान करने का जरूर प्रयास किया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का लाभ नहीं है? ध्यान का क्या लाभ नहीं होता इनमें से? ध्यान के लाभ की अगर बात की जाए तो देखें, कम तनाव एवं चिंता, ये एक प्रकार से इसका लाभ होता है। तो कम तनाव होगा, आपका तनाव कम होगा, चिंता कम होगी। नींद बेहतर आएगी, आपको नींद की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी होगी, बिल्कुल होगी। बेहतर दृष्टि नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका कम लाभ नहीं होता है, डी ऑप्शन, बाकी तीनों होते हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हालांकि ध्यान प्राचीन है, विशेषज्ञों ने हाल ही में इसकी पुष्टि की है, ये कि बताएं। हालांकि ध्यान प्राचीन है, विशेषज्ञों ने हाल ही में इसकी पुष्टि की है कि ध्यान का कोई लाभकारी प्रभाव नहीं है, या ध्यान शरीर, मन और आत्मा के लिए अच्छा होता है, या ध्यान से आयु बढ़ती है, या धार्मिक प्रथाओं में कभी भी ध्यान का उपयोग नहीं किया गया है? ये बताएं, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्या शोध किया गया है? ये कि ध्यान जो होता है वो शरीर, मन और आत्मा के लिए अच्छा होता है, ये शोध हुई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आज की तनावपूर्ण दुनिया में योग एवं किसका सामान्य होते, मतलब कि योग और यात्रा सामान्य हो रहे हैं, योग और संचार सामान्य हो रहे हैं, या योग और ध्यान संचार मतलब कि सामान्य हो रहे हैं? तो बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है, आज की तनावपूर्ण दुनिया में योग और ध्यान जो है ये सामान्य बात होती जा रही है, सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, योग एवं ध्यान के लाभ आपके शरीर एवं मन, हृदय या आंखें या उपरोक्त में से कोई नहीं के लिए अच्छा होता है? बताएं, योग और ध्यान के लाभ आपके शरीर एवं आपके एक प्रकार से मन, योग और ध्यान लाभ के शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा होता है। किसके लिए? शरीर और मन दोनों के लिए अच्छा होता है, तो इसमें मन ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका।
ओके, आगे सीखेंगे। चले अगला क्वेश्चन है, ध्यान एवं आत्मा के लिए एक व्यायाम है, किसके? ध्यान मन एवं आत्मा के लिए, पैर एवं आत्मा के लिए, हृदय और आत्मा के लिए, भुजाओं और आत्मा के लिए। तो ध्यान की अगर बात की जाए तो ध्यान जो होता है मन एवं आत्मा के लिए एक व्यायाम होता है, मन और आत्मा के लिए। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है? ध्यान का सिद्ध प्रभाव इनमें से क्या नहीं है? इनमें से ध्यान का सिद्ध प्रभाव देखिए, तनाव कम करता ध्यान बिल्कुल करता है, कोर्टिसोल बढ़ाता है ऐसा बिल्कुल सिद्ध नहीं है, रक्तचाप को सामान्य भी करता है बिल्कुल ठीक है, रक्त शर्करा को भी सामान्य करता है, यानी बी ऑप्शन जो है ये इसका प्रभाव सिद्ध नहीं है, बाकी तीनों का है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। श्वास में की क्रिया शामिल होती है, दौड़ने की, सोने की, बैठने की या सांस लेने की? फटाफट से आप बताएंगे। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताइएगा। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न है, श्वास में दौड़ने की क्रिया शामिल होती है, सांस लेना या फिर बैठना या सोना? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल, श्वास में सांस लेना की क्रिया शामिल है, सांस लेने की क्रिया शामिल है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नाड़ी शब्द नाद शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? बताएं, बढ़िया प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। नाड़ी शब्द जो है वो नाद शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है भैया क्या? प्रवाह। ठीक है, नाद का मतलब क्या होता है? प्रवाह। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्राणायाम में कितनी क्रियाएं होती हैं? प्राणायाम की अगर बात की जाए तो प्राणायाम में भैया कितनी क्रियाएं होती हैं? 3 क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कुंभक, रेचक और पूरक, ये 3 क्रियाएं होती प्राणायाम में, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? पहला, छठा, तीसरा या चौथा? बताएं। प्राणायाम की अगर बात की जाए तो प्राणायाम जो होता है ये अष्टांग योग का जो है ये चौथा भाग है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राणायाम, प्राणायाम आप लोग जानते होंगे एक प्रकार से, जैसे कपालभाति वगैरह भी एक प्रकार से प्राणायाम होता है। एक होता है वातक्रम कपालभाति, एक होता है व्युत्क्रम कपालभाति, एक होता है शीतक्रम कपालभाति। ठीक है, तो कपालभाति भी कई प्रकार से क्या आता है, अनुलोम विलोम होता है इसी में। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ध्यान रखिएगा। अनुलोम, ये सब प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं। एक अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, एक कपालभाति प्राणायाम होता है, एक शीतली प्राणायाम है, एक केवली प्राणायाम है, एक भ्रामरी प्राणायाम है, एक उज्जाई है, एक सूर्यभेदी प्राणायाम है। ठीक है, एक चंद्रभेदी प्राणायाम है और एक मूर्छा प्राणायाम है। ये एक प्रकार से जो है लगभग 9 प्रकार के प्राणायाम जो है होते हैं। ठीक है, वेदों में लगभग 50 से अधिक प्राणायाम के बारे में बताया गया, लेकिन ये 9 बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्राण और आयाम 2 शब्दों से मिलकर के बना है। प्राण का अर्थ होता है श्वास, और इससे शरीर की ऊर्जा मतलब महत्वपूर्ण ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आयाम का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, आयाम शब्द का अर्थ होता है नियंत्रण करना। ठीक है, कंट्रोल करना। तो प्राणायाम का अर्थ क्या हो गया? प्राणायाम का अर्थ होता है कि श्वास पर नियंत्रण करना। ठीक है, श्वास कब छोड़ना है, कब लेना है, ये सब प्राणायाम के बारे में बताया जाता है। प्राणायाम की परिभाषा को देते हुए पतंजलि कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग अति विच्छेद प्राणायाम। ठीक है, ये पतंजलि कहते हैं प्राणायाम की परिभाषा को देते हुए। ठीक है, प्राणायाम का मतलब होता है एक प्रकार से सांस नियंत्रण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेचक मतलब 3 क्रियाएं जो मैंने आपको बताई थी, इसकी की 3 क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्राणायाम में कितनी क्रियाएं होती, तो 3 क्रियाएं होती। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है रेचक, रेचक का मतलब होता है सांस छोड़ना। ठीक है, जब आप सांस छोड़ते तो उसको बोलते हैं रेचक। ठीक है, रेचक की अगर बात की जाए तो इसमें प्राणवायु या प्राण शक्ति स्थित होती है, और यह बल फेफड़ों को पार करते हुए हृदय में ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, अंत में नासिका छिद्र से बाहर निकलता है, और बल के इस प्रवाह को सांस छोड़ने या रेचक के रूप में जानते हैं। दूसरा होता है आपका पूरक। पूरक की अगर बात करें तो पूरक का मतलब होता है अंतःश्वसन, यानी कि एक प्रकार से शुद्ध वायु को आप अंदर खींचें। ठीक है, तो शुद्ध वायु नासिका छिद्र से शरीर में प्रवेश करती है, फेफड़ों और हृदय के द्वारा यात्रा करती है, और अंत में जीवन शक्ति के रूप में नौसैनिक क्षेत्र में स्थित होती है। और शरीर में वायु के इस प्रवाह को अंतःश्वसन या पूरक के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं प्रतिधारक। प्रतिधारक को ही कुंभक कहते हैं। कुंभक का मतलब होता है वायु के धारण शक्ति को कुंभक के रूप में जाना जाता है। यानी जब आप एक प्रकार से, कुंभ का मतलब होता है बर्तन, इस प्रकार जैसे पात्र को खाली या भरा जा सकता है, ऐसे ही आप जो है इसको एक प्रकार से
कुंभक करते हैं, अपने अंदर वायु को भरते हैं, ठीक है, कितनी दूर तक आप सांस रोक पा रहे हैं वही होता है एक प्रकार से कुंभक। तो ये 3 चीज़ें होती हैं इसमें प्राणायाम में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गई आपकी। आगे देखेंगे प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है भैया? तो प्राणायाम जो है अष्टांग योग का ये चौथा भाग है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। बढ़िया प्रश्न है। प्राणायाम जो है, प्राणायाम की अगर बात की जाए तो ये योग का एक प्रकार से कौन सा भाग है बताएं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल चौथा भाग है, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राणायाम से संबंधित नहीं है? देखिए रेचक, पूरक और कुंभक ये तीनों प्राणायाम से संबंधित हैं, जबकि ये आपका एक प्रकार से धौती ये प्राणायाम से नहीं रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला ये प्राणायाम तकनीकी में प्रथम चरण कौन सा होता है? कुंभक, पूरक, रेचक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राणायाम में जो सबसे पहली तकनीक होती है वो कौन सी होती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट प्राणायाम तकनीक में प्रथम चरण जो होता है आपका वो होता है किसका? पूरक का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेचक का क्या अर्थ होता है? रेचक का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था। रेचक का मतलब क्या होता है भैया? रेचक का मतलब क्या होता है? फटाफट से आप बताएंगे। सांस बाहर छोड़ना को ही रेचक कहते हैं। रेचक का मतलब क्या होता है? सांस को बाहर छोड़ना ही रेचक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? सांस बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है, सांस को अंदर खींचना पूरक कहलाता है, और सांस को अंदर रोके रहना ये एक प्रकार से कुंभक कहलाता है। ये तीनों बातें ध्यान रखिएगा। तो यानी रेचक का मतलब क्या होता है? रेचक का मतलब होता है आपका, रेचक करते हो सांस को बाहर छोड़ना। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं तो श्वास होनी चाहिए तीव्र, धीमी या बहुत जल्दी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं इस स्थिति में एक प्रकार से सांस आपकी धीमी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि आप कैसे अनुभव कर सकते हैं कि प्राणायाम में रेचक यानी सांस छोड़ना पूरा हो गया है? पेट को बढ़ाकर, पेट को सिकोड़ कर, या छाती को बढ़ाकर, या उपरोक्त सभी चीज़ें करके। तो आप जो है एक प्रकार से क्या कर सकते हैं? पेट को सिकोड़ करके आप यह अनुभव कर सकते हैं कि सांस छोड़ना पूरा हुआ या रेचक पूरा हुआ कि नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेट को सिकोड़ कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राणायाम के लाभ बताएं। प्राणायाम के लाभ हैं, प्राणायाम के लाभ की अगर बात की तो प्राणायाम के लाभ में देखें, तनाव कम हो जाता है, बिल्कुल होता है। एकाग्रता में सुधार भी होता है इससे। तनाव से बचना भी एक प्रकार से प्राणायाम के लाभ में शामिल है, यानी कि प्राणायाम के ये सभी लाभ होते हैं, तो उपरोक्त तो सभी लाभ प्राणायाम के हैं। ये प्रश्न 100% परीक्षा में आने वाला है, याद कर लीजिएगा, वैसे समझ लीजिए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्राणायाम के अभ्यास के लिए बेहतर समय है? प्रातःकाल, दोपहर के भोजन के बाद कर सकते हैं, या रात के खाने के बाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्राणायाम अभ्यास करने के लिए जो बेहतर समय है वो बेहतर समय आपका होता है जब आप एक प्रकार से सुबह सुबह उठे प्रातःकाल के समय में, ठीक है, तब प्राणायाम अगर करें तो सबसे बेटर समय आपका प्रातःकाल माना जाता है प्राणायाम के लिए। किसी भी योग के लिए सबसे बेटर समय यही माना जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये हो गया प्राणायाम के से रिलेटेड कुछ प्रश्न, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ आने वाने वाला है नहीं, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। बाकी एक बात और आपको बता दूं, हमने दूसरा चैनल बनाया है, इसमें योगा वोगा के बारे में खूब बताया है मैंने, ठीक है। यानी कि योग को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल है, उस पर को करिकुलर से रिलेटेड ही वीडियो आपको बहुत सारी मिलेंगी। तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है अभी जल्द में आप लोगों के लिए ही, ताकि इस पर आपको को करिकुलर से रिलेटेड विधिवत जानकारी दी जाए, विस्तार से पढ़ाया जाए। तो आप अगर को करिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मॉडल पेपर्स और महासंग्राम वीडियो बहुत सारी देखना चाहते हैं जो है हर एक सेमेस्टर की, तो आप को करिकुलर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। बाकी अगर आप सर्च करके देखेंगे तो और बेटर रहेगा। आप सर्च करें को करिकुलर मास्टर, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? चक्रासन, धनुरासन, सुखासन या वज्रासन? तो उसमें मैं आसन वगैरह कई आसनों को मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बताएं, प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आसन भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? बताएं फटाफट से। तो कौन सा आसन एक प्रकार से भोजन करने के तुरंत बाद किया जा सकता है? तो वो आपका होता है वज्रासन। वज्रासन जो है आप एक प्रकार से भोजन करने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। वज्रासन, वज्रासन आप लोग अगर ना जानते हो कैसे किया जाता है तो उसको आप देख लेंगे, उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर मतलब कि वज्रासन के बारे में बता दूंगा। वज्रासन जो होता है उसमें क्या होता है कि आप
एक प्रकार से वज्र का शब्द क्या, वज्र शब्द का अर्थ होता है हीरा, यानी एक प्रकार से ऐसी मुद्रा जो कि एकदम से चमकने वाली मुद्रा, या एक प्रकार से हठ मुद्रा जो होती है, आप लोग जानते होंगे। जैसे अपना एक प्रकार से जो गांठ है, आपकी गांठ ये पैर वाली, इसको आप मोड़ दें और पंजा एकदम से अपने दोनों पंजों में मिला करके एकदम से ऐसे बैठ जाए, मतलब कि आपकी गांठ मोड़ करके, गांठ और मुड़ी पंजे पे आप बैठें। उसके बाद में आपका हाथ, जैसे मान लेते हैं ये आपका हेड पोजीशन है, ठीक है। हेड पोजीशन से आप सीधे सीधे नीचे आए। उसके बाद में ये आपका एक प्रकार से पेट हो गया, ठीक है। और ये आपका एक प्रकार से हाथ, ये हाथ आपकी दोनों एक प्रकार से, दोनों हाथ आपके कहाँ पर होंगे, आपके पैरों पर होंगे, आपकी गांठ पर, और आपकी गांठ ऐसे मुड़ी होगी और पंजा पीछे की ओर होगा, ठीक है। और ऐसे आप बैठेंगे, इस तरीके से करेंगे, इधर देखेंगे आप। तो इस तरीके से ये आपका जो पोजीशन होता है, ये आपका क्या होता है, वज्र मुद्रा होती है, ठीक है। थंडर बोल्ट पोज इसको बोलते हैं, वज्रासन को। तो ये आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। वज्रासन एक साधारण आसन है जिसे आप दोपहर के भोजन या रात्रि के भोजन के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है वज्रासन, क्लियर। वज्रासन का लाभ ये होता है कि वज्रासन का अभ्यास करने से जठर शोथ की समस्या को दूर करने में सहायता मिलती है, और कूल्हे की वसा को कम करना हुआ, टखनों को अधिक लचीला बनाना हुआ, इसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पाचन के लिए बड़ा लाभदायक होता है, और एकमात्र आसन है जिसे खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं आप। इसके अलावा साइटिका और बैरिकाज नसों के उपचार के लिए लाभदायक है ये। इसके अलावा गठिया और घुटने की अन्य समस्याओं से बचने के लिए अगर आपको कुछ उपाय चाहिए तो आप ये आसन वज्रासन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका वज्रासन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वज्रासन, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणासन का लाभ नहीं है। त्रिकोणासन का लाभ क्या नहीं इनमें से। त्रिकोणासन की अगर बात की तो इनमें से देखें, जठर शोथ से राहत प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। बगल एवं कंधों को फैलाता, नहीं ये नहीं करता। रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार लाता है, बिल्कुल लाता है। श्रोणि मांसपेशियों को मालिश और मजबूती प्रदान करता है। तो त्रिकोणासन के ये तीनों लाभ हैं, जबकि जो बी ऑप्शन दिया है ये लाभ नहीं है इसका, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और उसकी लोच में वृद्धि करता है। अर्धचंद्रासन, पश्चिमोत्तासन, या अर्ध मतेश मतलब कि मत्स्येंद्र आसन, या शवासन। बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा आसन जो होता है, कौन सा आसन भैया ये बताएं, कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और उसकी लोच में वृद्धि करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो होता है ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और उसकी लोच में वृद्धि करता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कौन सा आसन भोजन के बाद पाचन क्रिया में वृद्धि करता है। हस्तासन, वज्रासन, त्रिकोणासन, या अर्ध मत्स्येंद्रासन। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर अभी अभी मैंने बताया था शुरुआत में ही, जो वज्रासन होता है ये भोजन के बाद पाचन क्रिया में वृद्धि करता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, होता है चक्रासन के विपरीत है, वर्तमान में की गई सर्जरी, या तनाव, या चिंता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चक्रासन के लिए अगर बात किया है, चक्रासन के विपरीत कौन सा है इनमें से। चक्रासन के विपरीत की अगर बात की जाए, चक्रासन के विपरीत की, चक्रासन के विपरीत की अगर बात करें, चक्रासन के विपरीत की, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चक्रासन के विपरीत है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सर्वांगासन किस ग्रंथि की जटिलताओं के लिए बेहतर होता है। अधिवृक्क के लिए, अग्न्याशय के लिए, थायराइड के लिए, या अग्नाशय के लिए। सर्वांगासन, सर्वांगासन जो होता है इसकी अगर बात करें, सर्वांगासन किसके लिए बेहतर होता है भैया, बताएंगे। सर्वांगासन जो होता है वो किसके लिए बेहतर होता है। सर्वांगासन की अगर बात की जाए तो किसके लिए बेहतर होता है, बताएंगे। बिल्कुल थायराइड के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है ये, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सूर्य नमस्कार में दूसरी मुद्रा कौन सी होती है। सूर्य नमस्कार में दूसरी मुद्रा बताएं। सूर्य नमस्कार की जो दूसरी मुद्रा होती है उसको क्या बोलते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए सूर्य नारायण मतलब कि सूर्य नमस्कार के पहले चरण में अगर आपको बताऊं तो उसमें जो है प्राणामासन आता है, यानी प्रार्थना मुद्रा आती है, ठीक है। प्रार्थना मुद्रा आती है, फिर उसके बाद में हस्त मतलब उत्तासनासन आता है, ठीक है। मतलब ये जो आपका डी दिया है ठीक है, यानी हस्त उत्तानासन, ठीक है। हस्त उत्तानासन, उठी हुई भुजाओं की मुद्रा इसको बोलते हैं।
इसमें क्या होता है कि अच्छा ये जो है द्विसिर पेशी को कानों के पास रखते हुए सांस अंदर की ओर लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठा करके फिर पीछे ले जाया जाता है और इस मुद्रा का उद्देश्य पूरे शरीर को पैरों की उंगलियों के सिर से नीचे तक फैलाना होता है। तो एक प्रकार से ये होता है। उसके बाद में फिर हस्त पादासन होता है, उस तीसरा चरण होता है। चौथा चरण होता है अश्व संचालासन, ठीक है। फिर उसके बाद में दंडासन होता है, स्टिक पोज जिसको बोलते हैं। फिर अष्टांग नमस्कार होता है, ठीक है। फिर भुजंगासन होता है, फिर अधोमुख समासन होता है, फिर अश्व संचालासन होता है, ठीक है। अश्वारोही मुद्रा जिसको बोलते हैं। हस्त पादासन उसके बाद होता है, फिर हस्त उत्तानासन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से उठी हुई भुजाओं की मुद्रा तो ये बाद में भी होती है, लेकिन फिर शुरू में यानी दूसरी मुद्रा ये भी होती है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, सूर्य नमस्कार करते समय आप कई मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम मित्राय नमः, ओम रवाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खागया नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ठीक है। इसके अलावा ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ठीक है। ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ये तमाम प्रकार की चीज़ें आप बोलते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये मंत्र हैं सूर्य नमस्कार के। सूर्य नमस्कार के लाभ भी बहुत सारे होते हैं। वसा में कमी आती है इससे, पाचन को आसान बनाता है, पेट की वसा को कम करता है, अंतरास्रावी तंत्र को नियंत्रित करता है, नींद की बीमारी को कम करता है, रक्त परिसंचरण को बढ़ावा देता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसके अलावा शक्ति एवं लचीलापन बढ़ाता है, युवा दिखने में सहायता करता है, ठीक है। तो ये सूर्य नमस्कार के बहुत सारे लाभ होते हैं, जो कि सोचा मैंने आपको बता दिया जाए। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलें, प्रश्न आपका क्या था? सूर्य नमस्कार में दूसरी मुद्रा कौन सी है? सूर्य नमस्कार की दूसरी मुद्रा, ठीक है, ये कौन सी है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हस्त उत्तानासन, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। कमर के निचले हिस्से में दर्द होने में डिस्क प्रोलैप्स यानी जिसको हार्नियस बोलते हैं, उसके दौरान किस प्रकार के आसन से बचना चाहिए? तो इस दौरान आपको किस आसन से बचना चाहिए भैया? फॉरवर्ड आसन से इससे बचना चाहिए, ठीक है। फॉरवर्ड आसन ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमर के निचले हिस्से में दर्द होने में डिस्क प्रोलैप्स यानी हार्नियंस मतलब कि हार्निएशन के दौरान किस प्रकार के आसन से बचना चाहिए? तो फॉरवर्ड आसन से बचना चाहिए, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उस आसन का नाम बताइए जिसमें कमर और भुजाएं नाग के समान दिखाई देती हैं, बताएं। फटाफट से आप बताने उस आसन का नाम बताइए जिसमें कमर और भुजाएं जो होती हैं वो नाग के समान दिखाई पड़ती हैं। इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, बिल्कुल ये होता है आपका भुजंगासन। भुजंगासन में एक प्रकार से नाग के प्रकार होता है। भुजंगासन एक प्रकार से मैं बताऊंगा, एक दिन पढ़ाने वाला हूँ इसको, तो आपको करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर अगर हैं तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ। अगला प्रश्न है, पद्मासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन किन रोगों को दूर करने में सहायता करता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो किन रोगों को दूर करता है भैया? ये करता है आपका किन रोगों को? ये करता है पेट के जो रोग होते हैं इन सभी लोगों को एक प्रकार से समाप्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पेट के रोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा आसन तंत्रिका पेशी समन्वय संतुलन और सतर्कता में सुधार करता है? बताएं। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वृक्षासन जो होता है ये तंत्रीय पेशी समन्वय संतुलन और सतर्कता में सुधार करता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार से मोड़ा जाता है कि शरीर अर्धवृत्ताकार मुद्रा में आ जाता है? चक्रासन, कमलासन, नौकासन या धनुरासन? बताएं। किस आसन में रीढ़ को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि अर्धवृत्ताकार मुद्रा में आ जाए? तो होता है चक्रासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्राम मुद्रा से संबंधित कौन सी मुद्रा होती है? विश्राम मुद्रा की अगर बात की जाए तो विश्राम मुद्रा जो होती है त्रिकोणासन जो होती है वो विश्राम मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिकोणासन जो होती है ये एक प्रकार से विश्राम मुद्रा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए आगे वाला प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये हमेशा पूछा ही जाता है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताएंगे सभी लोग, बताइए। योगा दिवस जो होता है वो किस दिन मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 23 जून या 22 जून? योग दिवस के रूप में किस दिन मनाते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। योग दिवस की अगर बात करें, योग दिवस जो होता है किस दिन मनाया जाता है भैया? योग दिवस जो होता है ये मनाया जाता है आपका 21 जून को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 जून इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हठ योग के किस अभ्यास में मुंह से वायु खींचना शामिल है? बताएं।
हठ योग के किस अभ्यास में मुंह से वायु खींचना शामिल है? तो भ्रामरी या भास्त्रिका या उज्जाई या फिर शीतकारी, बताइए। ये सब प्राणायाम होते हैं। तो हठ योग के किस अभ्यास के में क्या होता है, मुंह से वायु को खींचना शामिल है? तो मुंह से वायु खींचना किस में शामिल है? उज्जाई प्राणायाम में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य में कितने कोष होते हैं? योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य में कितने कोष होते हैं? तो योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य में कितने कोष होते हैं? 5 कोष होते हैं। कितने कोष होते हैं भैया? 5 कोष होते हैं मनुष्य में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हठ प्रदीपिका के अनुसार, हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता, ये सब पुस्तकें हैं, ठीक है, योग से रिलेटेड हैं। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंत्र सिद्धि, स्थिरता और लचीलापन, या सांस नियंत्रण, या फिर राजभोग मतलब राजयोग, बताएं। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार जो एक प्रकार से हठ योग का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है भाई? वो होता है आपका बिल्कुल राजयोग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, स्थिर प्रज्ञ की अवधारणा का वर्णन किया गया है पतंजलि योग सूत्र में, योग प्रदीपिका में, चरक संहिता हठ में, या फिर एक प्रकार से भगवत गीता में? तो स्थिर प्रज्ञ की बात की अगर बात की है तो ये श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है। 2024 और में प्रश्न मतलब 2022 में 100% पूछा गया था। भगवत गीता में एक प्रकार से स्थित प्रज्ञ की अवधारणा के बारे में बताया गया है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। योग की उत्पत्ति किस देश में हुई है? भारत, जापान, थाईलैंड या बांग्लादेश, बताएं। योग की उत्पत्ति जो हुई है कहाँ पर हुई भाई? योग की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो किस देश में हुई भाई? फटाफट से आप बताएंगे। योग शब्द की उत्पत्ति जो हुई है या योगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? योगा की उत्पत्ति आपकी कहाँ से हुई? भारत से हुई है। कहाँ से? भारत से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, योग में कौन सा एक सिद्धांत नहीं सिखाया जाता? उचित व्यायाम, लचीलापन, विश्राम या सामर्थ्य? योग में कौन सी चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं? योग में विश्राम नहीं सिखाया जाता है, बाकी लचीलापन, उचित व्यायाम और सामर्थ्य सिखाया जाता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है, योग में कौन से 5 तत्व हैं शामिल? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, लकड़ी, या पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु और आकाश, या पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु और भोजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व हैं जो कि योग के 5 तत्वों में शामिल हैं। और इन्हीं 5 तत्वों से एक प्रकार से ये एक प्रकार से प्रश्न पूछा गया, 2024 में प्रश्न आया हुआ है, 2023 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं कि ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी बार परीक्षा में भी आएगा। तो योग में योग के 5 तत्व कौन कौन से हैं, या योग में कौन से 5 तत्व शामिल हैं? तो पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु और आकाश। और ये 5 तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण भी होता है। तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि जल, क्षिति, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। तो यही 5 तत्व हैं वो, पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे, यौगिक एनीमा का दूसरा नाम है। यौगिक एनीमा का दूसरा नाम क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यौगिक एनीमा का दूसरा नाम क्या होता है? यौगिक एनीमा का दूसरा नाम होता है भाई बस्ती, ठीक है, क्या नाम होता है? बस्ती। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, कुंडलिनी शब्द कुंड से आया है, जो कि एक विशेष जीव के लिए एक गुहा है। भालू, बिल्ली, सांप या गरुड़? कुंडलिनी शब्द की अगर बात की जाए तो कुंडलिनी शब्द जो है ये कहाँ से आया है भैया? ये एक प्रकार से एक कुंड से आया, जिस जो एक विशेष जीव के लिए एक गुहा है, वो होता है सांप। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, हठ साधना में असफलता का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अधिक खाना एक प्रकार से हठ साधना में असफलता का एक कारण हो सकता है। दृढ़ता, पूर्ण विश्वास और साहस ये उसको और अच्छा बनाएंगे, जबकि अधिक खाना असफलता की ओर संकेत करेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शिवानंदी द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक है? बताएं। शिवानंदी के द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से इनमें से कौन सा एक है? शवासना, या फिर भक्ति, ज्ञान या तंत्र? फटाफट से आप बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल ए ऑप्शन, शवासना जो है एक प्रकार से ये शिवानंदी द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक शामिल है। क्या? शवानंदी, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऋषि पतंजलि के अनुसार इनमें से कौन योग के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है? तो मन की अशांत स्थिति,
या फिर दयालु नहीं बनना, ये दोनों गलत हो जाएंगे। आनंद के प्रति मित्रता, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। आनंद के प्रति मित्रता जो होती है, ये पतंजलि ने कहा कि आनंद के प्रति अगर आपकी मित्रता होगी तो आप योग के मार्ग में एक प्रकार से जो बाधाएं आएंगी उन बाधाओं से आप लड़ पाएंगे, उन बाधाओं को दूर कर पाएंगे आप। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, स्वस्थ भोजन का अर्थ कितनी बार खाना होता है? स्वस्थ भोजन का मतलब कितनी बार खाना होता है, फटाफट से आप बताएंगे। बताएं। देखिए, योग वैसे 4 प्रकार के योग होते हैं। एक होता है ज्ञान योग, एक होता है भक्ति योग, एक होता है कर्म योग और एक होता है राजयोग। ठीक है, राजयोग में ही हठ योग, तंत्र योग, क्रिया योग, कुंडलिनी योग, मंत्र योग, यंग योग, यंत्र योग और लय योग, ये सब शामिल होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। योग क्या है? योग सफलता एवं असफलता में मन की मतलब की समता होती है। योग दुखों का नाश करने वाला तथा दर्द को समाप्त करने वाला योग जीवन का सर्वोच्च रहस्य है। योग शांति है। योग अनंत सुख का दाता है। ठीक है, ये सब योग होता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि योग स्थिति को प्राप्त करना है। तो ये सब प्रश्न आपसे पूछा गया था कि योग स्थिति को प्राप्त करना किसने कहा था? महर्षि वेदव्यास ने कहा था। अच्छा, ये बताइए, योग अत्यधिक कामधेनु है, यानी योग इज स्पिरिचुअल कामधेनु, किसने कहा था? स्वामी संपूर्णानंद ने कहा था, पिछली बार प्रश्न आया था। एक प्रश्न और पूछा गया था कि योग मन का दमन और संशोधन है, किसने कहा था? महर्षि पतंजलि ने कहा था। ठीक है, पतंजलि का ग्रंथ कौन सा है? पतंजलि का योग सूत्र है, पतंजलि का ग्रंथ बड़ा फेमस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। योग शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? युज धातु से हुई है, संस्कृत के। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। युज का मतलब होता है जुड़ना, एकजुट होना, ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, ये बताएं कि किसके अनुसार शिव और शक्ति के बारे में ही, मतलब शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है, किसने कहा था? ये आगम में बताया गया कि शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग है। ठीक है, श्री भारती कृष्ण तीर्थ ने कहा कि ईश्वर के साथ मनुष्य की एकता को योग के रूप में हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से योग के बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से बताया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये देखें। प्रश्न है कि प्रश्न है, स्वस्थ भोजन का अर्थ कितनी बार खाना होता है? तो स्वस्थ भोजन का अर्थ होता है कितनी बार खाना भैया? एक दिन में आप कितनी बार खाएं? स्वस्थ भोजन का मतलब होता है कि दिन में एक बार। ठीक है, दिन में एक बार, ये एक प्रकार से स्वस्थ भोजन का अर्थ होता है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भय, क्रोध एवं निराशा को व्यक्त करने को सीखने का क्या एक प्रकार से प्रभाव हो सकता है इनमें से? तो इनमें से क्या प्रभाव हो सकता है इन सभी को सीखने का? देखें, उन भावनाओं को ले जाने से नकारात्मक तनाव को कम करना, बिल्कुल यही जो है एक प्रकार से भय, क्रोध तथा निराशा को व्यक्त करने को सीखने का क्या प्रभाव हो सकता है? तो इसका यही प्रभाव हो सकता है कि उन भावनाओं को ले जाने से क्या होता है, नकारात्मक तनाव को कमी, मतलब उसमें कमी आती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपको आहार में विविध प्रकार के रंगीन खाद्य पदार्थ क्यों खाने चाहिए? बताएं। आपको आहार में विविध प्रकार के रंगीन खाद्य पदार्थ क्यों खाने चाहिए? रंगीन खाद्य पदार्थों का स्वाद बेहतर हो जाता है या होता है, या फिर एक प्रकार से प्रत्येक रंग विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, या रंगीन खाद्य पदार्थ अधिक समय तक चल सकते हैं, या रंगीन भोजन वजन घटाने में सहायता करते हैं। तो आपको रंगीन भोजन या रंगीन आहार या विविध प्रकार के रंगीन खाद्य पदार्थ इसलिए खाने चाहिए क्योंकि यह क्या करते हैं, ये एक प्रकार से प्रत्येक रंग विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतरा किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन डी? बताएं। संतरा की अगर बात की जाए तो संतरा जो होता है विटामिन सी का एक प्रकार से अच्छा स्रोत माना जाता है। संतरा विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। विटामिन, अच्छा ये प्रश्न पूछा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता नहीं होती, मतलब प्रजनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन ई की कमी हो जाए तो प्रजनन क्षमता में कमी होगी। ठीक है, ऐसे ही और तमाम प्रकार के विटामिन से, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। क्लियर, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत अधिक मांस खाने से किन रोगों का जोखिम बढ़ जाता है? अस्थि संधि शोथ, या अल्जाइमर रोग, या वात रोग, या कैंसर? बताएं।
बहुत अधिक मांस खाने से क्या होता है? बहुत अधिक मांस अगर आप खाएँगे तो इससे क्या होगा? बहुत अधिक मांस खाने से किसका जोखिम बढ़ जाता है भैया? तो बहुत अधिक मांस खाने से एक प्रकार से आपका वात रोग का एक प्रकार से जोखिम बढ़ जाता है। वात रोग ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कैल्शियम दांतों तथा हड्डियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ इस खनिज का एक बड़ा स्रोत है? पनीर, चावल, चीनी या जैतून का तेल? तो कैल्शियम जो कि एक प्रकार से दांतों के लिए ही नहीं बल्कि हर हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये बताएं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये कमेंट करके आप सभी लोग बताएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बताएंगे। बहुत बातचीत कर रहे हो ना, बताओ। विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। चलें, प्रश्न ये बताएं कि कैल्शियम दांतों और हड्डियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ को खाने से ये एक प्रकार से कैल्शियम मिलता है? बताएं। तो कैल्शियम जो मिलता है वो मिलता है किससे भाई? वो एक प्रकार से पनीर खाने से मिलता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सब्जियां किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? सब्जियों की अगर बात की जाए तो सब्जियां जो होती हैं ये फाइबर की अच्छी स्रोत मानी जाती हैं। ठीक है, फाइबर यानी रेशों की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मेडिटेरानियन डाइट की विशेषता नहीं है? मेडिटेरानियन डाइट जो है उसकी विशेषता क्या इनमें से नहीं है? बताएंगे फटाफट से। इनमें से जो डेयरी उत्पाद होते हैं, जो डेयरी उत्पाद होते हैं वही एक प्रकार से उसकी विशेषता नहीं है। ओके, एक मिनट, सब्जियां किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है ये पूछा गया था ना। सब्जियां किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट में एक प्रकार से देखिए स्टार्च, बिल्कुल सब्जियां जो हैं वो स्टार्च के अच्छा स्रोत मानी जाती है, तो इसका करेक्ट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे देखेंगे। तो चावल, ये प्रश्न ये छूट गया आपका। निम्नलिखित में से कौन मेडिटेरेनियन डाइट की विशेषता नहीं है? मेडिटेरेनियन डाइट की विशेषता क्या नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसकी विशेषता क्या नहीं है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेयरी उत्पादों का अधिक सेवन जो है ये इसका एक प्रकार से विशेषता नहीं, बाकी जैतून के तेल का अधिक सेवन ये विशेषता है। सब्जियों और फलों का अधिक सेवन ये भी विशेषता इसकी है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, चावल, स्पेगेटी तथा ब्रेड किस स्थूल पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माने जाते हैं? प्रोटीन के, वसा के, कार्बोहाइड्रेट के या इन सभी के? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चावल, स्पेगेटी और ब्रेड ये सब जो हैं एक प्रकार से ये आपके किसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं शरीर को ऊर्जा देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप खा लेते हैं तो उसको लेकर के आपको कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है शरीर को? प्रोटीन जो होता है शरीर की एक प्रकार से ऊतकों की और एक प्रकार से जो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी मरम्मत करता है, टूट फूट ऊतकों की मरम्मत करता है। वसा एक प्रकार से शरीर को ऊर्जा देती है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके, इसीलिए अगर आप एक रोटी खाते हैं तो उससे आपको कम ऊर्जा मिलती है, लेकिन एक पूड़ी खाते हैं तो उससे ज़्यादा ऊर्जा क्यों मिलती है आप जानते हैं? क्योंकि रोटी में आपके जो तैलीय पदार्थ होता है वो नहीं लगा होता है। रोटी सूखी होती है उसमें केवल कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन वहीं पर अगर रोटी में आप घी भी लगा लेंगे या रोटी में तेल वो लगा लेंगे, यानी कि जो एक प्रकार तैलीय पदार्थ है, तैलीय पदार्थ ही वसा कहलाते हैं। जब पूड़ी एकदम से घी में छनाई पूड़ी, अब देखें ब्राह्मण लोग पहले के घी में छनाई पूड़ी खाते थे, तो घी में जब पूड़ियाँ बढ़िया छन जाती थी तो उससे क्या होता था? वसा भी मिलती थी प्लस में, यानी थोड़ा मोटापा, इसीलिए पहले के ज़माने के जो पंडित पुजारी लोग होते थे थोड़ा मोटे होते, तगड़े होते थे, क्योंकि वसा ज़्यादा खाते थे। ठीक है, तो इसीलिए वसा खाने से क्या होता है? वसा खाने से एक प्रकार से वो चर्बी बढ़ती है, मांस बढ़ती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक एक पूड़ी में आप देखेंगे रोटी से दुगुना ऊर्जा मिलेगी। 1 ग्राम वसा में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताएं, खनिज लवण और जो विटामिन होते हैं क्या काम करते हैं शरीर में? खनिज लवण और विटामिन जो होते हैं शरीर की रोगों से रक्षा करने वाले जो तंत्र होते हैं उनको मजबूत करते हैं, यानी कि ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं।
आगे देखा जाए तो चावल, स्पेगेटी तथा ब्रेड किस स्थूल पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माने जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। अगला क्वेश्चन से कसरत के बाद शरीर की पुनः पूर्ति करने के लिए आपको कौन सा पेय पीना चाहिए? चाय पीना चाहिए, नारियल पानी पीनी चाहिए, या शराब पीना चाहिए, या फिर कॉफ़ी पीनी चाहिए? बताएं। तो कसरत के बाद फटाफट से आप बताएंगे। कसरत के बाद शरीर की पुनः पूर्ति के लिए जो है आपको क्या पीना चाहिए इनमें से? तो इनमें से आपको क्या पीना चाहिए भैया? इनमें से आपको पीना चाहिए क्या? फटाफट से आप बताएंगे। नारियल पानी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारियल पानी इसको पीना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आप शुद्ध शाकाहारी या शाकाहारी हैं तो कौन सा वनस्पति आधारित भोजन प्रोटीन का वैकल्पिक स्रोत हो सकता है? टाफू, या किमची, या शतावरी, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल टाफू, इसके लिए बहुत बेटर माना जाता है, टोफू। ठीक है, टोफू इज राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टोफू, यानी इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, टोफू। अगला क्वेश्चन से सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त कौन सा भोजन विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जो दांतों एवं हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है? बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। बिल्कुल सी ऑप्शन इसका, नहीं, लाल मांस जो होता है, ये सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त इसमें विटामिन डी भी पाया जाता है सूर्य के मांस में। ठीक है, सॉरी, लाल मांस में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में तो विटामिन डी पाया ही जाता है, इसके बाद में ये पाया जाता है, मतलब कि लाल मांस में पाया जाता है। आगे देखेंगे, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा फटाफट से। चले, प्रश्न है कुल वसा चयापचय सबसे अधिक होता है? बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुल वसा चयापचय का सबसे अधिक होता है। कुल वसा चयापचय सबसे अधिक होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल, कम तीव्रता वाले व्यायाम से कुल वसा चयापचय सबसे अधिक होता है, कम तीव्रता वाले व्यायाम से। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न को छोड़कर से सभी कारणों से कम कार्बोहाइड्रेट उच्च प्रोटीन आहार असुरक्षित माना जाता है। चारों ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जल के भार में वृद्धि का कारण बनते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक व्यवहार संशोधन योजना जो अच्छे से अधिक हानि का कारण बन सकती है, उसमें शामिल है। उसमें क्या शामिल है? उसमें मतलब ऑप्शन में, यानी अच्छी तरह से किए गए कार्य के लिए स्वयं को भोजन से पुरस्कृत करना, ये एक प्रकार से शामिल है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्ति के शरीर के किस भाग को सर्वप्रथम वजन कम होगा? व्यक्ति के शरीर के किस भाग में सर्वप्रथम वजन कम होगा? सबसे अधिक संचित वसा में, मतलब क्षेत्र में, या कूल्हों में, या उदर क्षेत्र में, यानी पेट में? तो व्यक्ति के शरीर में किस भाग में सर्वप्रथम वजन कम होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सबसे अधिक संचित वसा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वजन का बढ़ना प्रभावित होता है। वजन का बढ़ना प्रभावित करता है, क्या करता है, मतलब उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? आपका कुल दैनिक कैलोरी सेवन, एक प्रकार से इससे वजन बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब। अगर सेल्यूलाइट है, सेल्यूलाइट क्या है? सेल्यूलाइट की अगर बात की तो सेल्यूलाइट जो होता है, ये क्या होता है? सेल्यूलाइट शरीर पर कहीं भी जमा होने वाली वसा जैसी एक चीज होती है, उसी को सेल्यूलाइट बोलते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार। उच्च प्रोटीन युक्त आहार की अगर बात की जाए तो उच्च प्रोटीन युक्त आहार जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये सामान्यतः दीर्घ अवधि में असफल होती हैं। ठीक है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। पुष्टि का वैज्ञानिक अर्थ स्वस्थ अवस्था तथा क्या होना है? पुष्टि का मतलब क्या होता है भाई? बताएं। पुष्टि का मतलब क्या होता है? पुष्टि का मतलब होता है स्वस्थ, मतलब उसका वैज्ञानिक अर्थ है स्वस्थ अवस्था तथा रोग से मुक्त होना। बिल्कुल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुयोग्यता का भाग नहीं है? शारीरिक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता, मानसिक सुयोग्यता और चिंता। तो सुयोग्यता का भाग इनमें से क्या नहीं है? तो ये देखिए, चिंता जो है जो है सुयोग्यता का भाग नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई मांसपेशियों की सममितीय शक्ति को मापती है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई
मांसपेशियों की सममितीय शक्ति को मापती है, वो इकाई है पाउंड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाउंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गतिशील शक्ति को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? गतिशील शक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो गतिशील शक्ति को जानते हैं किस रूप में? आइसोटोनिक के रूप में जानते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गतिशील व्यक्ति का प्रकार है, सॉरी गतिशील शक्ति का प्रकार है? इनमें से गतिशील शक्ति का प्रकार कौन सा है? बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन गतिशील शक्ति का प्रकार है? तो इसमें जो आपका अधिकतम सामर्थ्य, विस्फोटक सामर्थ्य और सामर्थ्य सहनशीलता, ये तीनों इसमें शामिल हैं। ये डी यानी ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बताएं किसने कहा कि एक ही नमूने की क्रियाओं को दोहराने की क्षमता को गति कहा जाता है? किसने कहा एक ही नमूने की क्रियाओं को दोहराने की क्षमता को गति कहते हैं? ये एक प्रकार से बैरो महोदय का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सहनशीलता को क्या कहा जाता है? सामर्थ्य, त्वरण क्षमता, आंतरिक बल, लचीलापन। सहनशीलता को क्या कहते हैं? सहनशीलता को आंतरिक बल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी क्षमता से रिलेटेड है? बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी क्षमता से संबंधित है? बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल, हृदय तथा स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि, लचीलापन और पेशी सहनशीलता, ये सब एक प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी क्षमता से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा उपरोक्त तो सभी, ये सभी। अगला प्रश्न, हृदय तथा श्वास संबंधी सहन शक्ति को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में भैया? तो उसको जानते हैं हम एरोबिक पुष्टि के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बल उत्पन्न करने के लिए एक मांसपेशियों की अधिकतम क्षमता है। बल उत्पन्न करने के लिए एक मांसपेशियों की अधिकतम क्षमता जो होती है वो मांसपेशियों की शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि का एक घटक नहीं है? बताएं, क्या नहीं है? कौन सा स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक पुष्टि का एक घटक नहीं है? तो होता है आपका संतुलन। बिल्कुल, संतुलन जो है ये इसका घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सुयोग्यता की अवधारणा में शामिल है। सुयोग्यता की अवधारणा में क्या शामिल है? सुयोग्यता की अवधारणा में क्या शामिल है? फटाफट से आप बताएंगे। सुयोग्यता की अवधारणा में बौद्धिक स्वास्थ्य शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक जोड़ के आसपास गति की सीमा को प्रभावित करता है? इनमें से तो कौन करता है जोड़ के आसपास गति की सीमा को प्रभावित? इनमें से फटाफट से आप बताएंगे। तो लचीलापन करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न पूछा गया 2023 में। चलिए, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि 1948 ईस्वी में विकलांग एथलीटों के लिए ओलंपिक खेलों के साथ मेल खाने वाला एक प्रथम संगठित एथलेटिक आयोजन व्हील चेयर खेल था। इस आयोजन में भाग लेने वाले कौन थे? इस आयोजन में जो भाग लेने वाले थे वो एक प्रकार से कौन थे? वो कौन थे इसमें जो भाग लेने वाले थे? वो इसमें से भैया कौन थे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे लोग थे द्वितीय विश्व युद्ध में जो घायल हुए ब्रिटिश सैनिक थे, उनको शामिल किया गया था इसमें। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये बढ़िया प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है 2023 में। अगला प्रश्न, गतिभंग का क्या अर्थ है जो अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रकार की शारीरिक अक्षमता है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? गतिभंग का क्या अर्थ होता है? गतिभंग का अर्थ होता है मांसपेशियों की गति के समन्वय में कमी या अभाव। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितनी बार आयोजित किए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष में 2 बार, प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक 4 वर्ष पर? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष पर। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसने की थी? आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसने की थी? तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो की थी किसने की थी? फटाफट से आप बताएंगे। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो करी गई थी वो बैरन पेरियर डी कैबर्टिन के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बढ़िया प्रश्न परीक्षा में 2023 में आया है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की जो मेजबानी करी थी किस देश ने करी थी? मेजबानी किसने करी थी भाई? ग्रीस ने करी थी, ग्रीस। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक के पुनरुद्धार का प्रतीक का कौन सा वर्ष माना जाता है? आधुनिक ओलंपिक के पुनरुद्धार का प्रतीक वर्ष कौन सा है? तो इनमें से कौन सा है भाई? 1896। बिल्कुल राइट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध है। शारीरिक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध है।
तत्कालिक कक्ष मतलब कक्ष की समस्याएं, बिल्कुल इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न, स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम है। स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रचार का प्रमुख माध्यम क्या है? उसमें प्रमुख माध्यम है आपका अंतर स्थानिक, ऑप्शन नंबर अंतर संस्थानिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। इन प्रश्नों को आप एक प्रकार इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा, एक महासंग्राम वीडियो में देने वाला हूं जल्द ही, उसमें आप देखेंगे तो लगभग 200-300 प्रश्नों को मैं एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास करूंगा और तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। तो वो वीडियो जल्द ही आपके समक्ष आएगी, उसके लिए आप सभी लोग तैयार रहिएगा। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, को करिकुलर मास्टर जो यूट्यूब चैनल मैंने नया बनाया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर, ठीक है। धन्यवाद।